हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। तो आशा करता हूँ बच्चे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, वहाँ पर आपका सिलेबस अब समाप्त होने वाला होगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में संभावित है ना। उस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या सब है। शायद इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोग अपने क्लास में किए होंगे और यहाँ पर भी एक बार करके देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है ना। देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चंस के बारे में क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि H3PO3 है एक, ऑप्शन में है एकल भाषमिक, एक भाषमिक, द्विभाषमिक, त्रिभाषमिक, इनमें से कोई नहीं। तो जब भाषमिकता निकालना होता है बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो केंद्रीय तत्व है वह OH कितने OH से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट लिंकेज है ना। तो डायरेक्ट लिंकेज कितने OH से हैं, फास्फोरस, इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस P है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, फिर ये OH और फिर क्या है H। तो इसमें कितने OH जुड़े हुए हैं, 2 OH जुड़े हुए हैं। मतलब इसकी भाषमिकता कितनी होगी, 2 होगी है ना, यानी द्विभाषमिक अम्ल होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। अगले क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि NiCO के हॉल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उपसर्ग संयोजी यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो जिसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होता है उसे हम लोग X मान लेते हैं। तो निकेल को हमने क्या कर दिया, X मान लिया, और X मान लिया तो अब क्या हो जाएगा, CO का ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0, तो प्लस 0 मल्टीप्लाई कितने संख्या में, 4, कुछ नहीं है तो 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना मिलना है, 0। तो आंसर क्या होगा बच्चे, 0। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है ना। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिएगा, आसानी से ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है जल में सनलाइट। जल मतलब कि आपके पास H2O है ना। क्या आपके पास H2O है और इस पर क्या क्या किया जा रहा है, सनलाइट डाला जा रहा है, सनलाइट डाला जा रहा है। तो इसके सांद्रता पर कुछ डिपेंड करेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएगा। क्योंकि ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, सांद्रता पर कोई रिएक्शंस, सांद्रता पर इसका जो केमिकल रिएक्शन होगा डिपेंड नहीं करेगा। अर्थात आपने पढ़ा होगा शून्यकोटीय अभिक्रिया में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता या शून्य घात पर निर्भर करता, उसे क्या कहते हैं, शून्यकोटीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाना है, डी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि अर्धसेल रिएक्शंस के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, 2 अर्धसेल अभिक्रियाएं होती है। एक पूर्ण सेल में 2 अभिक्रियाएं होती है, एक होता है हाफ ऑक्सीडेशन और एक होता है हाफ रिडक्शन है ना। तो हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है यहाँ पर ये एनोड की तरह का, ये जो है आपके पास कैथोड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है ना। ये कैथोड की तरह काम कर रहा है और ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और पूछ रहा है सेल अभिक्रिया से विद्युत वाहक बल ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल बराबर एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अब क्या करोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करोगे तो क्या मिलना है, कैथोड क्या है 0.76 और माइनस 0.41 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.35 वोल्ट, आंसर मिलना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, मान क्या है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ के लिए। ई नॉट सेल को हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं विद्युत वाहक बल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहे जा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है ना, सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो आपको बताया गया होगा क्लास में कि वैसे सेल या बैटरी जिन्हें पुनः चार्ज कर उपयोग में लाया जा सकता है ना, पुनः चार्ज करके उपयोग में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। उसका एग्जाम्पल सीसा संचायक बैटरी है, निकेल कैडमियम सेल्स है, ये क्या है, पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लेक लांसे सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में जो वोल्टीय सेल होता है उसका ही दूसरा नाम क्या होता है, लेक लांसे सेल होता है। लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक बैटरी, यह क्या है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है, जो ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं, जितने सारे वाहन होते हैं उसमें क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होता है, जिसमें विद्युत अपघटक के रूप में H2SO4 का यूज किया जाता है, डाइल्यूटेड H2SO4 का यूज किया जाता है, जो 40 से 45 to 80% डाइल्यूटेड होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सांद्रण सेल, सांद्रण सेल मतलब विद्युत अपघटनी सेल की बात हो रही है, इनमें से कोई होगा नहीं, तो एक ऑप्शन अभी आप देख ही पा रहे हो कि क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होगा वो क्या होगा, द्वितीयक सेल होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत होता है ना। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, मतलब कि अधिक मात्रा में इनमें से कौन से पदार्थ है जिसे हीलियम की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए जैसे हवा है, तो हवा में हीलियम की कुछ मात्रा उपस्थित होती है, हवा गैस है, गैस में सारी सभी गैसों का मिश्रण है, तो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है और इसे निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। रेडियम, रेडियम जो होता है, रेडियम Ra है, रेडियम देखिए यहाँ पर रेडियम है, तो रेडियम का जब नाभिक क्या होता है, जब रेडियम जब नाभिकीय अभिक्रिया करती है तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया करती है, रेडियम नाभिकीय अभिक्रिया करती है तो ये दो पार्ट में टूटता है, हीलियम प्लस रेडॉन में, है ना, पढ़े होंगे। तो आप देखिए ये भी इससे भी निकलता है, लेकिन उचित मात्रा में, जितनी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं निकल पाएगा, जल से नहीं निकलता है तो निकलेगा किससे, मोनाजाइट एक पदार्थ होता है जिससे हीलियम की अधिक मात्रा की प्राप्ति की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। वैसे इससे, इसमें भी अल्प मात्रा होती है, इसमें भी अल्प मात्रा होती है, इससे नहीं होगा, लेकिन इससे ये बहुत मात्रा में उत्पादित करता है, इसलिए इसका क्या होगा, मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, मोनाजाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहे जा रहे हैं, अगले क्वेश्चंस में कहे जा रहे हैं कि अगले क्वेश्चंस में कहे जा रहे हैं कि 96,500 कूलम्ब विद्युत कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से मुक्त करता है। तो 96,500 क्या है आपके पास, विद्युत अपघटक है, तो ये कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो लिखोगे क्या, CuSO4 है, जैसे ही ये जल में घुलेगा क्या बना लेगा, CuSO4 Cu2 प्लस, ये बनाएगा आपके पास Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, Cu प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो अब देखिए कॉपर सल्फेट का, तो देखिए यहाँ पर कितना, तो आप पढ़े थे 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 1 फैराडे बराबर कितना होता है बच्चे, कि 96500 कूलम्ब होता है, 96500 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग किए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग किए जा रहे हैं, मतलब कि 2 फैराडे की बात हो रही है। अब 2 फैराडे की विद्युत धारा प्रवाहित होगी और एक कॉपर का जो आणविक द्रव्यमान होता है कितना के बराबर होता है, तो एक कॉपर का जो आणविक द्रव्यमान होता है कितना के बराबर होता है, 63.5
जो भी समथिंग होता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 31.76 के आसपास आंसर्स मिलना है। ठीक है, देख लीजिए एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो आप लोग एक थ्योरी पढ़े थे, क्या पढ़े थे थ्योरी में? H के साथ फोन, है ना। आपने एक थ्योरी पढ़ा था, क्या पढ़ा था थ्योरी में? H के साथ फोन, H के साथ फोन, FON, है ना। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ FON, मतलब हाइड्रोजन के साथ ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन बंधन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन के साथ कौन कौन है? देखिए हाइड्रोजन के साथ ये है, मतलब हाइड्रोजन बंधन है, ये है मतलब ये भी, देखिए हाइड्रोजन के साथ N है मतलब ये भी है ना। ऑक्सीजन है मतलब ये भी है, और कौन नहीं है? तो ये HCl जो है, HCl, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें आंसर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, HCl। क्यों? क्योंकि H के साथ फोन वाली बात उसमें मैच नहीं कर रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बंधन होता क्या है? तो आपको बताया गया होगा कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है XeF4 का आकार होता है जेनन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। XeF4 का आकार कैसा होता है? तो XeF4 की बात हो रही है बच्चे, तो Xe है, Xe है, ये चारों साइड से रहेगा। बताइए, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, और देखिए यहाँ से एक वर्ग का निर्माण हो रहा है, तो वर्ग और एक ही तल में है, इसलिए क्या हो जाएगा? वर्ग समतलीय हो जाएगा, है ना। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया होगा, है ना, और बहुत अच्छे से कराया गया होगा। नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए और सीखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? ठीक है, तो बिलियन की मोलरता पूछ रहा है, मोलरता। तो मोलरता के लिए, मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल m गुना 1000 बट्टा कैपिटल M गुना भी, है ना। तो m क्या होता है? तो विलय का दिया गया द्रव्यमान होता है ना। 1000 कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। कैपिटल M जो होता है आणविक द्रव्यमान होता है, भी क्या होता है? आयतन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 200 ml में, तो 2 गुना 1000 बट्टा NaOH आणविक द्रव्यमान 40 होगा, NaOH का, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 40, और भी टोटल आयतन आपके पास 200 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8, तो क्या मिलेगा बुआरे? 2/8 मतलब 1/4 मतलब कितना? 0.25, है ना। तो ऑप्शन में है 0.25। देखिए सेकेंड ऑप्शन ही है 0.25। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से सबसे कम भास्मिक है। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है? सबसे भास्मिकता कम सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखो यहाँ पर जैसे जैसे वर्ग किसका है, तो वर्ग 15 का हैलाइड है, और जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो भास्मिकता में कमी आती है ना। तो यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, हैलाइड के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर थ्योरी है कि हैलाइड में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर भास्मिकता में कमी होगी, अर्थात कि अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा आंसर? Ni3 हो जाएगा, नाइट्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वर्ग 15 के
वर्ग 15 का जो हैलाइड होगा, वर्ग 15 के तत्वों का हैलाइड होगा, उसमें हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, भास्मिकता में कमी आते चली जाती है। तो क्या होगा आंसर, Ni3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल आसान है। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का समाहरण सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो जो भी सल्फाइड अयस्क होता है उसका समाहरण हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं, है ना, फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। किसे करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। विद्युत विच्छेदन विधि से हम लोग सांद्रण नहीं करते हैं, है ना, विद्युत विच्छेदन विधि से शोधन की क्रिया करते हैं। भर्जन द्वारा, तो भर्जन हम लोग ऑक्साइडों का करते हैं, है ना, इनमें से कोई नहीं तो होना नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाना है, फेन उत्प्लावन विधि। यहाँ पर उत्प्लायन लिखा हुआ है, उत्प्लावन विधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाएगा। तो तत्व की इन चार में से छांटना है ना। ऑक्सीजन भी है जो अप्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसमें से चार में छांटना है। देखिए इन चारों में से सिलिकॉन जो होगा वह भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। कौन, सिलिकॉन, इन चारों में से, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी। ये चार ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस, इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन होगा। यहाँ पर अगर सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन भी आ जाता ऑप्शन में तो ऑक्सीजन को हम लोग तत्व कह रहा है, इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग टिक मार करते। यहीं पर अगर आपको क्या कह देता, धातु, निम्नलिखित में से कौन से धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो फिर लोहा ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, चलिए देखिए अगले की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मालाकाइट किसका अयस्क है। बताइए तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मालाकाइट किसका अयस्क है ना, मालाकाइट किसका अयस्क है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मालाकाइट किसका अयस्क है। जल्दी जल्दी बताइए मालाकाइट किसका अयस्क है ना, पता होगा मालाकाइट किसका अयस्क है, तांबे का अयस्क है। किसका अयस्क है बच्चे, तांबे का अयस्क है ना। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। लोहा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर, मालाकाइट, कॉपर पायराइट, जिंक, जिंक ब्लेड, जिंकाइट, सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखिए। कैल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, अभी बताए, कॉपर पायराइट CuFeS2, CuFeS2, CuFeS2 देख लीजिए ऑप्शन है आपके पास। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है K4FeCN के हॉल 6 हैं, डबल सॉल्ट, जटिल लवण, अम्ल और भस्म। देखिए ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो अम्ल और भस्म तो पहले ही खत्म हो गया, नहीं दो ऑप्शन। और अगले ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़े, तो एक बनता है डबल सॉल्ट, एक है जटिल लवण। तो डबल सॉल्ट, जब दो लवण एक साथ जुड़ जाता है तब उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन यहाँ पर एक ही लवण है, एक ही जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जटिल लवण है, डबल सॉल्ट नहीं है। जो कि पोटास एलम की अगर हम लोग बात करते हैं, K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, पोटास एलम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम का लवण है और किसका लवण है, यहाँ पर एल्युमिनियम का लवण है, तो यहाँ पे डबल सॉल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही लवण है तो इसलिए क्या होगा, ये जटिल लवण है। इस ऑप्शन के हिसाब से क्या ये जटिल लवण है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देख लीजिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है,
तो इसी में आपके एल्कीन से पूछेगा, किससे पूछेगा? एल्कीन। तो एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n। अल्काइन, अल्काइन तो CnH2n-2 अल्काइल, अल्काइल तो क्या हो जाएगा? CnH2n +1, है ना। तो एल्कीन, एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया, अल्काइन का हो गया, अल्काइल का हो गया। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब जब इससे एल्केन से दो हाइड्रोजन जब इस एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन तो बनेगा अल्काइल, दो हाइड्रोजन निकलेगा, टू हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा एल्कीन। और जब चार हाइड्रोजन एक साथ निकल जाएगा इससे, किससे? एल्केन से चार हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बन जाएगा अल्काइन, ठीक है। चार हाइड्रोजन निकलने पर बनेगा अल्काइन, दो हाइड्रोजन निकलने पर बनेगा एल्कीन, और एक हाइड्रोजन निकलने पर बनेगा अल्काइल, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो अल्काइल, दो निकलेगा एक साथ तो एल्कीन, और चार निकलेगा एक साथ तो अल्काइन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन में कार्बन का प्रसंकरण होता है। तो चलिए देखिए इथेन का सूत्र क्या होता है। इथेन का सूत्र आपको क्या मालूम है कि देखिए यहाँ पर सी, इथेन का सूत्र क्या होता है? CH3CH3, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? C2H6, ठीक है। ये C2H6 है। अब इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो लिखोगे CH सिंगल बॉन्ड CH और H। तो आपने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, है ना, और प्रसंकरण पढ़े थे ना। 2 sp, 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d पढ़े थे ना, 6 sp3d2। तो देखिए ना क्या गो सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड से sp3, ये भी sp3, तो sp3 प्रसंकरण क्या होगा? sp3। याद हो जाएगा, काउंटिंग करके आप बता सकते हो ना। तो जहां पे एकल बंधन होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे 2 पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। याद रखेंगे गिनती करने के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल आयतन कितना के बराबर होता है? तो 11th के मोल कॉन्सेप्ट से है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे कि किसी गैस का एसटीपी पर 1 मोल जो होता है, 1 मोल गैस जो होता है, 1 मोल गैस जो होता है बराबर होता है 22.4 लीटर के। तो ऑप्शन है इसमें देखिए, तो 22.4 लीटर। ये सीधा मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला से क्वेश्चन है कि किसी गैस का 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इथाइन में पाई आबंध की संख्या होती है। तो इथाइन में कितने पाई आबंध होते हैं? तो इथाइन का सूत्र क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इथाइन। इथाइन को हम लोग बोलते हैं, इथाइन जो होता है वो होता है क्या? C2H2। तो C2H2 का अगर हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे तो HC ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो देखिए अभी अभी मैंने सिखाया है सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दुई आबंध एक सिग्मा एक पाई, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड तो 2 पाई 1 सिग्मा। तो कितना पाई? इसमें क्या पूछ रहा है? पाई बंधन। तो एगो दूगो पाई बंधन है, बाद बाकी सिग्मा बंधन है ना। ये 2 पाई बंधन होगा, बाद बाकी सिग्मा बंधन होगा। तो क्या मिलेगा? 2 पाई बॉन्ड है, नहीं 2 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। एल्कोहल, है ना, तो आपको पता होगा
कि जब अल्काइल ग्रुप के साथ OH क्रियाशील समूह जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो अल्काइल ग्रुप का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्काइल का सूत्र होता है क्या? CnH2n, CnH2n+1। ये क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। और इसके साथ जब OH लग जाता है तब होता है क्या? अल्कोहल। तो देखिए मैच कर लीजिए, कोई है यहाँ पर ऐसा ऑप्शन? CnH2n+1 OH, तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आपके पास सही है CnH2n+1 और OH। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज है ना, तो क्षारीय मृदा धातु तत्व इसमें कौन सा है? क्षारीय मृदा धातु, तो वो मैग्नीशियम। क्षारीय मृदा धातु कौन है? मैग्नीशियम, है ना। क्षारीय भूमिज तत्व कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये देखिए। सोना धातु का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, सोना धातु है ना। देखिए सोना का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है हमेशा +1 होता है। कितना होता है? हमेशा +1 होता है, हमेशा +1। कितना होगा? हमेशा +1 होता है, हमेशा +1। सोना का हम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? हमेशा +1 होता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा सिर्फ सोना और चांदी को ही हम लोग क्या करते हैं? साइनाइड विधि से शुद्धिकरण भी करते हैं। ठीक है, और यह सोना और चांदी ही प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। वैसे कुछ निश्चित स्थान है जहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट ज्यादा होता है, वहां पे तांबे भी शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः जगह पे वो अपने अयस्कों के रूप में होते हैं। लेकिन सोना और चांदी सभी जगह पर अपनी शुद्ध अवस्था में ही पाए जाते हैं, और प्लेटिनम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। तो बच्चे ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना प्रबल ऑक्सीकारक होगा, जो जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो देखिए यहाँ शब्द आप लोग पर सबका सब क्या है? हैलोजन है, तो सब विद्युत ऋणात्मक तत्व ही है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धनात्मकता में वृद्धि होती है, और इसका एक्सेप्शन केस भी है कि फ्लोरीन फ्लोरीन सदैव, ये जो फ्लोरीन है यह सदैव सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि ये सभी जो हैं कितना? +-1 +-3 +-5 और +-7, ये सभी प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सदैव क्या होगा? शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन होगा? तो ये तो होगा नहीं, इसकी तुलना में ज्यादा सख्त क्या हो गया? ज्यादा बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक हो गया, इसलिए क्या होगा? प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? फ्लोरीन होगा। आंसर क्या होगा? F2। करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। क्विक लाइम की बात हो रही है बच्चे, है ना, कली चूना की बात हो रही है। तो आपके यहाँ कोई बुजुर्ग होंगे, खैनी वगैरह खाते होंगे, तो देखते हैं चूना का ढेर लाते हैं, कली चूना होता है, पानी में डालते हैं, क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है ना, मतलब कि उसमें से उष्मा बाहर निकलता है। तो उष्मा अगर अंदर जाता है तो उष्मा शोषी होता है, उष्मा बाहर निकलता है तो उष्मा छेपी होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा? विस्फोट तो करता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है? उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है। कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए जब कार्बन कार्बन, है ना, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है, जब कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, तो इसके बीच की जो बंधन दूरी होती है वह 1.54 एंगस्ट्रम के बराबर होता है ना, या हम इसको बोलते हैं तो ये 154 पिकोमीटर के बराबर होता है। करेक्ट।
कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड बन जाता है ना, तब इसका जो बंधन दूरी होता है 1.34 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ठीक है, 1.34 एंगस्ट्रम, या इसको हम कहते हैं तो कितना होगा, 134 पिकोमीटर के बराबर होता है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.20 एंगस्ट्रम होता है, अर्थात कि कितना, 120 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देख लीजिए, कार्बन कार्बन एकल बंधन, तो एकल बंधन में कितना, 1.54 एंगस्ट्रम या 154 पिकोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बात समझ में आया बच्चे? चलिए बहुत अच्छा, इस तरीके से करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोरान विकर्णीय संबंध दर्शाता है। तो विकर्ण का मतलब क्या, जो उसके क्या हो, डायगोनल फॉर्म में होंगे, है ना। तो बोरन कौन से वर्ग का तत्व है, बोरन कौन से वर्ग का तत्व है, तो वर्ग 13। तो आपको पता होगा कि वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व हैं बच्चे, बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब किससे विकर्णीय संबंध दिखाता है, तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम तो इसी वर्ग में आ गया, तो इसे दिखाएगा नहीं दिखाएगा। कार्बन, सिलिकॉन और टीन से, तो यहाँ पर देखिए कार्बन, सिलिकॉन और टीन की बात हो रही है, तो वर्ग 14 की बात हो रही है। तो कार्बन, देखो यहाँ पर इसके सामने अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा, पीबी। तो देखो 4 एलिमेंट यहाँ पर, देखिए इस 4 को लेंगे तो बोरन के विकर्ण में कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा। कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा। कार्बन आ रहा है, नहीं आ रहा है, एकदम सीधा सीधा है। तो आंसर, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कौन होगा, आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। तो बोरन का विकर्णीय संबंध किससे होता है, सिलिकॉन से होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चंस में कहा जा रहा है श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे बड़ा चेन का, आप लोग भी जाते हो ना कि 21 जनवरी को अपने स्कूल में जाते थे हाथ जोड़ करके मानव श्रृंखला बनाने के लिए, उस तरीके से यहाँ पर कौन ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा श्रृंखलीय गुण प्रदर्शित करता है। देखिए फास्फोरस P4 के रूप में रहता है, 4 से ज्यादा फास्फोरस एक साथ नहीं जुड़ सकता है, नहीं। कार्बन, सल्फर, सल्फर हमेशा 8 ही जुड़ सकता है ना। जिंक हमेशा धातु है, अकेला ही रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, कार्बन एक ऐसा एकमात्र ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक श्रृंखलीय गुण प्रदर्शित कर सकता है ना। हजारों कार्बन एक साथ अपनी श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, जिससे बहुलक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बहुलक, पॉलीमर का निर्माण होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन 2 प्रकार का, LDP, HDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना। टेफ्लॉन है, टेट्राफ्लोरोइथीन, PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सब किसका बना हुआ, कार्बनिक कंपाउंड है। इसमें हजारों हजार की संख्या में कार्बन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक घोल का परासरण दाब 300 केल्विन पर इतना 0.0821 atm है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो चलिए देखिए, इस घोल का सांद्रण निकालना है ना। तो आपने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोग, क्या, कि पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। तो देखिए यहाँ पर एक घोल का परासरण दाब इतना है, यानी आपको दाब दिया हुआ है, पाई बराबर हमको मालूम है कितना, 0.0821, है ना। उसके बाद T का वैल्यू मालूम है हमको कितना, 300 केल्विन, 300 केल्विन। और इस घोल का सांद्रण निकालना है, और R बराबर आपको मालूम है कितना होता है, 0.083, है ना, 0.083 होता है। तो अब इस पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर C बराबर, तो C बराबर निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्मूला से C बराबर क्या, कॉन्सेंट्रेशन निकालना ही है, तो C बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, पाई और बट्टा हो जाएगा RT, पाई बराबर
क्या हो जाएगा, पाई बट्टा आर टी। तो पाई का वैल्यू कितना, 3.14। आर का वैल्यू कितना, 0.083 और आर टी का वैल्यू कितना, गुना 300, है ना। तो आप यहां से कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा, 0.3 दूना 6, 3 दूना यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, चलिए देख लीजिए, 0.033 करके आंसर शायद मिलना चाहिए आप लोगों को, या 0.066 करके, पहला तो होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, है ना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कह रहा है कि COEN का होल ट्वाइस। EN मतलब इथेलिन डाइएमीन की बात हो रही है, EN का मतलब इथेलिन डाइएमीन की बात हो रही है। तो COEN के होल ट्वाइस Cl2 में CO का प्रभावी परमाणु क्रमांक, है ना। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक मतलब EAN की बात हो रही है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया गया होगा कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा लिगैंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन के संख्या का योग ही क्या कहलाता है, EAN कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। EN बाइडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड लिगैंड है तो दो एक EN का 2 तो 2 का 4 और 2 क्लोरीन है तो 6, तो कितना हो जाएगा, 27 और 6 33, 27 6 33 मतलब क्या होगा, प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना होगा, 33 होगा। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना, 27। EN ईज एन इथेलिन डायमीन का प्रभावी क्रमांक कितना होता है, 2 गुना 2, है ना, 4, और Cl2 का 1 गुना 2 कितना, 2। तो आप देखिए यहाँ पर कितना मिल गया, 27 और 6 33, सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 33। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा सही है, टी हाफ समानुपाती ए, टी हाफ समानुपाती 1/a, टी हाफ समानुपाती ए स्क्वायर, टी हाफ समानुपाती 1/a स्क्वायर, कौन सा सही होगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना। आपको याद होगा कि आप पढ़े थे शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या, कि के सी बराबर क्या पढ़े थे आप लोग, बोलिए, याद होगा आप लोगों को, 1/T और गुना क्या पढ़े थे, R0/R, है ना, या A0/A। जैसे ही इसका यहाँ से हम लोग इसको इधर लेके आते हैं, टी इसको टी को क्या कर देते हैं, इधर ला करके टी हाफ कर देंगे, टी हाफ कर देंगे तो टी हाफ बराबर क्या मिल जाएगा, टी हाफ बराबर मिल जाएगा क्या, के सी आई इंटू क्या मिलेगा, के सी इंटू ए, के सी इंटू क्या मिल जाएगा, ए। तो समानुपाती हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए के, तो समानुपाती ए के, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट सबसे आसान क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, तो डी ब्लॉक का जो तत्व होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को ही क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आपको पता होगा क्या होता है, n-1 D1 to 10, D1 to 10 और NS1 to 2। तो इसमें से देखिए ऑप्शन ही गलत है, इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, है ना। इसमें से देखिए ये होगा नहीं, n-1 D0 to 10 ये होगा नहीं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 to 10 और 1 to 3, ऐसे में 3 को इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इनमें से कोई, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन है, तो इनमें से कोई नहीं, है ना। वैसे आपके पास क्या हो जाएगा सही आंसर, n-1 D 1 से 10 n माइनस नहीं n-1 D 1 से 10 और क्या हो जाएगा NS1 to 2, याद रखना है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ किसका,
डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 to 10 और ns 1 to 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी नहीं है, बी बराबर नहीं है सी के, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है। तो देखिए बच्चे, आप लोग पढ़े होंगे क्या क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं और 7 प्रकार में क्या है, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष जब होता है, विषम लंबाक्ष जब होता है तो क्या होता है, ये तीन विषम मतलब अलग अलग है ना, लंबाक्ष मतलब लंब है, तो लंब भी है और विषम भी है, तो ये बराबर नहीं होगा, लेकिन कौन क्या होगा, बराबर होगा। तो विषम लंबाक्ष मतलब ऑर्थोरंबिक की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, ऑर्थोरंबिक, विषम लंबाक्ष है ना, विषम लंबाक्ष ऑर्थोरंबिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक जलीय घोल का हिमांक इतना है, अगर केएफ बराबर केबी बराबर इतना का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, क्या पता है कि क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, केबी इंटू मोलालिटी, केबी इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो केबी इंटू मोलालिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआरे, केबी का वैल्यू 0.01 0.0 क्या है 512 है, 0.512 है, सॉरी, क्या आपके पास 0.512 है। और देखिए कुछ भी नहीं है हिमांक, क्या है आपके पास, मोललता का मान कुछ भी नहीं है, तो कितना होगा, एक बट्टा के अगर हम लोग लेते हैं तो 0 यानी 1 को अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो 0.1 मोलालिटी होती है, 0.1, क्योंकि 1 से 10 तक 1000 तक जाएंगे। ठीक है, तो 0.1 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.0512 आंसर मिलना है। नहीं तो है ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये अभिक्रियाएं हैं है ना, और इस अभिक्रिया में जब अभिक्रियाएं होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए एसीटोन है, अभिक्रिया करके देता है ये, तो ये कौन सी अभिक्रिया कोटि होगा, तो देखो पहले तो अभिक्रिया ही गलत है, अभिक्रिया यहाँ पे होना चाहिए एस्टर का, क्या होना चाहिए, एस्टर समूह का यौगिक होना चाहिए था, ये अभिक्रिया ही गलत है। ऑप्शन में क्वेश्चंस में यहाँ पे होना चाहिए CH3 COO और होना चाहिए C2H5, एक O यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो जैसे ही ये अभिक्रिया करेगा तब ये बनेगा क्या, ये एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। तो अभिक्रिया तो आपको पता है थे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, जो देखने में उच्च कोटि की अभिक्रिया लगती है लेकिन वास्तव में क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, छदम प्रथम की बात हो रही है मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया है, नहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है इसमें से निम्न में कौन पी खंड के तत्व नहीं है, मतलब कि कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसमें से कौन, तो देखिए यहाँ पर SN टीन पी ब्लॉक का तत्व होता है, पी फास्फोरस पी ब्लॉक का तत्व है, सल्फर S वर्ग 18 का तत्व है, आपको मालूम है वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व पी क्या होते हैं, पी खंड के होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीसी जैसन सीसा ये वर्ग 14 का तत्व है ना, ये आपके पास वर्ग 14 का तत्व है, ये वर्ग 14 के तत्व है ना। फास्फोरस वर्ग 15 के तत्व है,
सल्फर वर्ग 16 के तत्व हैं। और बैरियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोया, बैरियम मतलब ये एस ब्लॉक के तत्व हैं और वर्ग वर्ग 2 के तत्व हैं, है ना। एस ब्लॉक में वर्ग 2 के तत्व हैं, याद रखना। एस ब्लॉक में वर्ग 2 के तत्व हैं, कौन? बैरियम। तो पी खंड के तत्व कौन नहीं है? तो बैरियम नहीं है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि K2FeCN के हॉल 6 में Fe का प्रसंकरण क्या होता है। तो देखिए Fe का प्रसंकरण जो होगा वो D2sp3 होगा। कैसे D2sp3 होगा? D2sp3 होगा क्योंकि इसका जो समन्वय संख्या है वो अच्छा होता है और चूंकि जो लिगेंड्स है वो द्विपरमाणविक लिगेंड्स है, इसलिए इसका जो क्या होगा? प्रसंकरण D2sp3 होगा। अगर वहां पे Cn की जगह Cl होता तो sp3D2 होता, है ना। है दोनों, वो भी एक दंतु लिगेंड है, क्लोरीन भी एक दंतु लिगेंड है, लेकिन वो द्विपरमाणविक है, क्लोरीन एकल परमाणविक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कॉपर सल्फेट के घोल में Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, मतलब CuSO4 का विलयन है, Ki डालोगे, है ना, तो क्या बनेगा? तो बनेगा क्या? तो ये आपके उजला अवक्षेप प्राप्त होता है किसका? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, ये बनाएगा K2SO4, K2SO4। तो K2SO4 बना लिया तो यहाँ पर 2 आ गया, मतलब क्या आ गया? 2 मॉलिक्यूल आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस Cu2I2 होगा। तो ये जो K2SO4 होगा ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑरेंज कलर में होगा, और Ki2 जो होगा वो क्या होगा? सफेद कलर में होगा, C2I2। तो C2I2 क्या होगा? उजला अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, ये सफेद व्हाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीसीसी में रिक्ति अंश होता है। अंश की बात की जा रही है। अंश मतलब 1 का कितना भाग, क्षमता मतलब 100 का कितना भाग, ठीक है, 100% का कितना भाग। यहाँ पे अंश की बात की जा रही है, मतलब 1 भाग का कितना भाग, ठीक है। तो बीसीसी में जो संकुलन क्षमता होता है वो होता है 68%। यहाँ पूछ रहा है रिक्ति अंश, तो 68 0.68 होगा संकुलन अंश, तो रिक्ति कितना होगा? 0.32। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? 0.32। ठीक है, देखिए ये 0.74 जो है यह एफसीसी का संकुलन अंश है, संकुलन अंश है। ठीक है, 0.68 जो है वह बीसीसी का संकुलन अंश है, बीसीसी का संकुलन अंश है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या जोड़ देंगे? 0.32 जोड़ेंगे तो 1 के बराबर नहीं हो जाएगा, अनंत तो होना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विषमत की सबसे ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे अस्थाई, यहाँ पे क्वेश्चन एरर है, सबसे अस्थाई, सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं। तो विषमत है ना, तो विषमत कहाँ पे, किस बार का तत्व? देखिए नाना पापा, यहाँ पर नाना पापा आंटी सब बिंदास या सब बीमार, है ना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इसी का तो वर्ग 15। तो वर्ग 15 का तत्व है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि धात्विक गुणों में वृद्धि, किसी भी वर्ग में आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है ना। तो क्या होगा? और अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितना होगा? +5 होगा, +3 तो होना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, Cr3+ के प्रचक्रण मात्र
चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा? तो क्रोमियम है और चुंबकीय आघूर्ण निकालने की बात कर रही है। तो सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो लास्ट में देखते हैं लास्ट सेल का अंतिम कक्षा का, है ना, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्या होगा लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लास्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलिए तो क्रोमियम के लिए? तो होगा 4s1 और 3d5। तो s के पास एक कक्षक और d के पास 5 कक्षक, नहीं, d के पास 5 कक्षक। तो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और एक 5। तो अब क्या कहता है 3+, तो एक इसमें से चला गया और 2 इसमें से चला गया, तो कितना 3+ बना लिया। तो 3+ बना लिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितना बचा? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 3 हुआ और चुंबकीय आघूर्ण न्यू बराबर फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2, √n इंटू n+2। तो देखिए चुंबकीय यहाँ पर कितना हो जाएगा? √ कितना हो जाएगा बुआ रे? 3 और इंटू 3 और +2, तो कितना हो जाएगा? √3 दूना 3 और 2 5 तिहाई 15, √15 और √15 का वैल्यू कितना होता है? 3.87। तो देखिए तो 3.87 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ आ रहा है? कितना आंसर हो जाएगा? 3.87 करेक्ट। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है। तो स्वर्ण संख्या सबसे कम बच्चे जिलेटिन में होता है। किसमें होता है? जिलेटिन में होता है। स्वर्ण संख्या जो होता है यह रक्षी कोलाइड की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर? रक्षी कोलाइड जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो स्वर्ण संख्या प्रोटेक्टेड कोलाइड जो होता है इसमें जिलेटिन में सबसे कम होता है और स्टार्च में सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक, ठीक है। सबसे अधिक गोल्ड संख्या किसमें होगा? गोल्ड संख्या सबसे अधिक स्टार्च में होगा और सबसे कम किसमें होगा? जिलेटिन में होगा, सबसे कम, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सीरीज होना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में अब एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना, और देखते हैं इसका आंसर्स कैसे लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्यों, है ना। तो संक्रमण तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? तो संक्रमण तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखते हो तो इसका s तथा d कक्षक क्या होता है? अपूर्ण होता है। s तथा d कक्षक अपूर्ण होने के कारण ही क्या होता है? संक्रमण तत्वों का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह परिवर्तनशील होता है। बात समझ में आया? क्यों परिवर्तनशील होता है ऑक्सीकरण अवस्था? क्योंकि संक्रमण तत्वों के जो संयोजी कक्षा में कक्षक होते हैं s तथा d कक्षक, वह अपूर्ण होते हैं, इसीलिए वह क्या होता है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। संक्षेप में लिखें, ब्राउनियन गति और अभिक्रिया की अर्ध आयु या अर्धकाल, ठीक है। तो ब्राउनी गति किसी कोलाइडी सॉल में कोलाइडी कणों के जिगजैग पाथ पे गति करना, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पे गति करना, जिगजैग पाथ पे गति करना ही क्या कहलाती है? ब्राउनियन गति कहलाती है। आप लोग पढ़े होंगे। और दूसरा क्या है? अभिक्रिया की अर्धायु काल। तो किसी अभिक्रिया को आधा पूरा होने में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में अर्ध परिवर्तन में जो लगा समय होता है वही अभिक्रिया की अर्धकाल होती है, अभिक्रिया की अर्धायु काल होती है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K3FeCN के हॉल 6 का IUPAC नाम क्या होगा और इनमें Fe का EAN ज्ञात करें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करें। तो सबसे पहले जब क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है तो हम लोग केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालें। तो केंद्रीय धातु कौन सा है इसमें? केंद्रीय धातु Fe है, x मान करके निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था कितना मिल जाएगा?
यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अवस्था मिल जाएगा के बराबर, यहाँ पर के का 1 होगा तो 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 6 इजकल टू 0। तो एक्स बराबर 3 मिलना है। एक्स बराबर कितना मिलना है? 3 मिलना है। नामाकरण करेंगे तो पोटेशियम पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम पोटेशियम 6 गो क्या है लिगेंड्स है, तो हेक्सासाइनो, और चूंकि ऋणात्मक लिगेंड है इसलिए फेरेट, ऑक्सीजन अवस्था 3 आया इसलिए 3, तो पोटेशियम नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम साइनो फेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एनटीपी पर H2O द्रव अवस्था में होता है जबकि H2S गैस अवस्था में होता है, ऐसा क्यों? तो एनटीपी पर सामान्य ताप एवं दाब पर कमरे के ताप पर H2O द्रव होता है, H2S गैस होता है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति होती है, जबकि H2S में हाइड्रोजन तथा सल्फर के मध्य हाइड्रोजन बंधन की अनुपस्थिति होती है। इसी कारण H2O द्रव होता है और H2S गैस होता है। अगला क्वेश्चन, लायोफिलिक तथा लायोफोबिक कोलाइडी सॉल्व में विभेद करें, है ना, कोलाइड में विभेद करें। लिक्विड प्लस लॉविंग की बात किए थे, द्रव स्नेही और द्रव विरागी, तो जिसका द्रव के साथ स्नेह होता है द्रव स्नेही, और जिसके साथ द्रव के साथ वियोग होता है क्या होता है? द्रव वियोगी। ना एफिनिटी लगाव, तो द्रव के साथ जिसका लगाव होगा वह द्रव स्नेही होगा, जिसके साथ द्रव का लगाव नहीं होगा क्या होगा? द्रव विरागी होगा। ठीक है, तो आपको क्लास में बताए गए होंगे इस तरीके से, है ना। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर लिखना है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, द्रव स्नेही में क्या होगा कि विलय के कण दिखाई नहीं देंगे और द्रव विरागी में द्रव के कण दिखाई देते हैं। नहीं, इसमें विलय के कण को, कोलाइडी कणों को क्या किया जा सकता है? सरंध्र झिल्ली को पार कर जाता है द्रव स्नेही वाले में, और इसमें क्या करता है? पार नहीं करता है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 5% यूरिया के जलीय घोल का प्रासरण दाब 273 केल्विन पर ज्ञात करें। तो जलीय घोल 5% है, तो 5% पहले हम लोग इसका क्या कर देंगे? मोलरता निकाल देंगे। तो मोलरता निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? m बराबर निकाल देंगे 5 गुना 1000 बट्टा क्या हो जाएगा? यूरिया, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान होता है 60 गुना 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 12, यानी 1/12, मतलब कितना हो जाएगा बुआरे? 1/12। अब 1/12 निकल गया क्या आपके पास? मोलारिटी, और फॉर्मूला होता है क्या प्रासरण दाब के लिए? प्रासरण दाब के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर CRT। तो यहाँ पर देखिए टी का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है मालूम ही है, सी का वैल्यू 1/12 निकल गया, तो पाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? निकाल लीजिए। ठीक है, भर्जन और निस्तापन, तो भर्जन और निस्तापन आप लोग धातु कर्म चैप्टर है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, उसमें पढ़े होंगे भर्जन और निस्तापन। भर्जन है ना, कि जब किसी धातु के अयस्कों को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु के उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं। और निस्तापन, जब किसी धातु के अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किए जाते हैं तो उसे निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हॉल प्रक्रम। आपको एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ाए होंगे, याद होगा। हॉल प्रक्रम, हॉल प्रक्रम में हॉल प्रक्रम द्वारा एल्युमिनियम के निष्कर्षण को लिखें। आपको हॉल प्रक्रम, बेयर प्रक्रम, सपेर प्रक्रम, तीनों प्रक्रम पढ़ाया गया होगा किसके लिए? एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए। तो इसमें हॉल प्रक्रम पूछ रहा है, ठीक है, तो हॉल प्रक्रम को लिख देंगे। IUPAC नामकरण कहता है, तो देखिए बच्चों, जब आपको पार्टिकुलर नाम दे दिया है हॉल प्रक्रम, तो आपको हॉल प्रक्रम ही लिखना है। यहाँ पर कोई अपने मन से बेयर प्रक्रम या सपेर प्रक्रम नहीं लिखना है ना। हॉल प्रक्रम की ही बात करनी है आप लोगों को। IUPAC नामाकरण करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन में क्वेश्चन एरर क्या है तो देख लीजिए। क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है? एक बॉन्ड है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सही हो गया। अब देखिए नाम क्या हो जाएगा? तो 1,4 डाइब्यूटेनोइक एसिड, पहले का नाम देखिए 1, 2,
3 4, तो 1 पर और 4 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1,4 डाइब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। क्लियर। इसका नामाकरण करेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर, आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़े थे। सरफेस केमिस्ट्री में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण बताया गया था कि भौतिक अधिशोषण में कमजोर वांडर वाल बल काम करता है, रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंधन बल काम करता है। नहीं, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है ना। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, इसमें 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है ना। इस तरीके से आपको बताया गया होगा। अगला है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम और विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखें, है ना। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक केमिस्ट्री की बात क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही बात हो रही है कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर जितने पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मुक्त होती है, वह क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम क्या बताया गया था कि समान मात्रा की विद्युत धारा जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित किए जाते हैं तो उसका जो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के सीधा समानुपाती होता है। पढ़ाया गया था, वही रूल्स है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 298 केल्विन ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु के इलेक्ट्रोड द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की क्षमता होती है वह उसका क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है। LIBC संरचना बनाते हैं, इसके एक किनारे की लंबाई इतना है तो लिथियम की त्रिज्या ज्ञात करें। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करके देखिए, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए बउआ कि BCC संरचना बनाता है, तो BCC में याद रखना है कि BCC में Z बराबर कितना होता है BCC में, तो कोना से परमाणु 1 और बॉडी से परमाणु 1, तो 2, Z बराबर 2 होता है ना। और किनारे की लंबाई मालूम है, किनारे की लंबाई कितना है, यहाँ पर आपको A बराबर मालूम है कितना 351 पिकोमीटर, है ना। और BCC की त्रिज्या, तो BCC में R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है √3a/4। तो आप देखिए √3 का वैल्यू आपको यहाँ पर R, तो यहाँ पर A का वैल्यू मालूम है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 और यहाँ पर 4 से, तो इसका देखिए A का वैल्यू डालिए, √3 का वैल्यू डालिए, इतना कैलकुलेशन कर दे, जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, लिथियम की त्रिज्या हो जाएगी। करेक्ट। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, तो जैसे ही F ब्लॉक में लेंथेनाइट समूह में इधर बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणविक आकार में कमी होती है जिससे उसके अस्थायित्व में वृद्धि हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसों का परमाणविक आकार अपेक्षित रूप से बड़े होते हैं, क्यों, तो उत्कृष्ट गैसों के अवयवी कणों के मध्य अत्यंत दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल कार्य करते हैं, इसीलिए इनका जो परमाणविक आकार होता है अपेक्षित रूप से बड़े होते हैं। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे की ओर देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है इसको देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूरा होने में 60 मिनट लगता है, तो इसकी अर्धायु ज्ञात करें। तो बच्चे आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए अर्धायु निकालना है। तो प्रथम कोटि की अर्धायु के लिए फॉर्मूला होता है, प्रथम कोटि की अर्धायु के लिए फॉर्मूला होता है T12 बराबर 0.693/K। ये प्रथम कोटि के लिए होता है, किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T12 के लिए फॉर्मूला होता है 0.693/K। तो अब यहाँ पर K का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो K का वैल्यू नहीं दिया तो 75% दिया हुआ है, तो पहले प्रथम कोटि के लिए Kc बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पर Kc है, तो प्रथम कोटि के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के 2.303 log
ए बट्टा ए माइनस एक्स गुना 1/t। ये फॉर्मूला होता है, वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। इस व्यंजक पर ए का वैल्यू हमेशा 100% होगा, ए बराबर 100% है और एक्स बराबर हमको मालूम है 75% और टी का वैल्यू मालूम है हमको कितना 60 मिनट। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इस वैल्यू को डालेंगे तो हमारा केसी का वैल्यू निकल जाएगा और केसी का वैल्यू इस फॉर्मूला पे डाल देंगे तो टी हाफ निकल जाएगा। करेक्ट, हिंट कर दिया हूं, सॉल्व करके देखिए। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके और बता दूंगा, लेकिन मैं हिंट कर दिया तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है। आप यहाँ पर जैसे ही डालिएगा 100 डालिएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 100 घटे 75 तो 25, यानी कितना हो जाएगा बुआरे 4 बार में कट जाएगा तो 4 log 4 का वैल्यू आएगा। log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.60। यहाँ पर 0.60 आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 0.60 यहाँ डाल करके गुना कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा केसी का वैल्यू आएगा। केसी का वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, क्या निकल जाएगा टी हाफ निकल जाएगा। शून्य एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दें। तो अभी शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण, जल में सूर्य प्रकाश अभी अभी इस क्वेश्चन में आया था, है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया आप देखे थे, एस्टर को हम लोग क्या किए थे जल अपघटन किए थे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल प्राप्त हुआ था, वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण था। आगे देखिए, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण विधि को लिखें। तो ओस्टवाल्ड विधि से बताए थे, ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से करते हैं, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड विधि, हेनरी के नियम तथा इसके सीमाओं को लिखें। विलियन में पढ़े थे हेनरी के नियम को, है ना, विलीयता के लिए हेनरी का नियम दिया गया था। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम, है ना, कि समान मात्रा की विद्युत धारा को एक क्या 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेल जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उनमें प्रवाहित किए जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा समतुल्यांकी भार के बराबर होते हैं। फिर आपको इसको व्यंजक में लिख देना है। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री जल और समुद्री घास है। समुद्री घास को लेमिनेरिया कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेरिया को पहले समुद्री घास लेमिनेरिया को निकाल करके और स्वच्छ स्थान पर सुखाते हैं, सुखा करके और उसे